हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एक मॉडल सेट लेके आए हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मॉडल सेट होता क्या है। देखिए, ये मॉडल सेट जो है ना जैक के द्वारा जारी किया गया है और इस मॉडल सेट में टोटल 50 क्वेश्चन दिया गया है। 50 नंबर का टोटल एग्जाम होने वाला है। 50 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जिसके लिए समय जो है ना 1 घंटा दिया रहता है। और ये 50 क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया रहेगा ना, आपका फाइनल एग्जाम जो 28 जनवरी 2025 का होने वाली 8वीं बोर्ड का, वो पहला नंबर क्वेश्चन हूबहू इसी चैप्टर के रहेगा जो मॉडल सेट में दिया है। तो मॉडल सेट का हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग आज इस वीडियो में इस मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखेंगे और बहुत ही इजी वे से देखेंगे, ताकि हम लोग को सब का सब क्वेश्चन का जो आंसर है ना समझ में आ सके। और ये आंसर हम जो है ना इसी तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में रहेगी उसको हम अच्छा से बना सके। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हम लोग को बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, इसीलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी बोला जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए, गुणात्मक मतलब क्या होता है? गुणात्मक का मतलब होता है गुना करने के बाद, और प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो 5 का ऐसा क्या है जो गुना करेंगे और उसका उल्टा होगा? तो देखिए, तो यहाँ पे 5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? गुणात्मक गुना कर दिए, प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो 5 का उल्टा क्या होता है? 1/5। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 1/5 होता है। देखिए, जिसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है, दोनों को गुना करने के बाद 1 हो जाएगा। कि देखिए, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। दोनों बात ख्याल रखिएगा। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/5। देखिए, साथ साथ आप लोग भी कमेंट करते रहिए कि आप लोग कितना सही किए। पहले बना लीजिए। देखिए, हमसे पहले आप बताइए कि कौन सा आंसर होगा। और जितना आंसर आप सही बोलते वो कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? तो देखिए, अभी आप लोग थोड़ी देर पहले समझे कि जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है ना, उसको गुना करने के बाद 1 होता है। अगर 7 का गुणात्मक प्रतिलोम देखे ना, तो 7/23 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 23/7। इसको पलट देंगे, आज देखिए कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 7/23 किससे गुना करने पर? इसको गुणात्मक प्रतिलोम से। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 23/7। कौन सा हो जाएगा? दूसरा का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है? देखिए, वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? वर्ग संख्या उसको बोलते हैं ना जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकलता है। जैसे अगर हम बोले 25, तो 25 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो 5 होगा ना। तो ये 25 क्या है? वर्ग संख्या है। तो इस तरह से देखेंगे ना, तो ये 12 एक ऐसा संख्या है ना जो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो वर्ग संख्या कौन वाला नहीं है? तो ये हो जाएगा। लेकिन बाकी बात, ये जितना भी दिख रहा है ना सब वर्ग संख्या है। और ये वर्ग संख्या पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, यहाँ पे जितना 1 रहेगा ना, जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है? 1 to 1। अगर इसी को अगर हम 11 के अलावा हम बढ़ाते हैं, जैसे 1 to 1 हो गया। अगर 111 का हम बोले, कितना का? 111 का वर्गमूल अगर हम बोले ना, तो देखिए यहाँ पे कितना 1 है? 3 1 है। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा? 1 2 3 तक जाएंगे। जितना 1 होगा उतना तक जाएंगे, उसके बाद घटते क्रम में जाएंगे। 3 के बाद क्या होता है? 2 और 1। तो इस तरह से 11 का वर्गमूल सेम देखिए सब जगह में उसी तरह दिखाया गया। 3 तक गया, फिर घटते 2 1। 4 तक गया, फिर घटते 3 2 1। तो ये सब जो है ना किसी का वर्ग है। 12 एक ऐसा संख्या है जो किसी का वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगी? देखिए, 441 किसका वर्ग है? तो 21 का वर्ग है। 21 का वर्ग है। और 484 किसका है? 22 का वर्ग है। तो इसके बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगा? ये दोनों के बीच कितने? देखिए, 21 का हो गया और 22 का हो गया। तो इसका बीच में कोई संख्या है? ये दोनों के बीच में कोई संख्या? कोई संख्या नहीं है। तो ये दोनों के बीच में भी कोई वर्ग संख्या नहीं होगा। अगर ये दोनों के बीच में कोई संख्या होता, जैसे कहने का मतलब क्या है समझने के लिए समझिए, 3 का स्क्वायर अगर 9 होता और 5 का स्क्वायर 25 होता, तो हम बोलते 9 और 25 के बीच में के को वर्ग संख्या है? तो देखिए, 3 और 5 के बीच में अगर 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इसके बीच में होगा। लेकिन ये दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है। तो दोनों के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक वर्गाकार फर्श जिसकी किनारा 5 मीटर है
तो इसका फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना भुजा का स्क्वायर होता है और भुजा कितना दिया है 5 मीटर दिया है। तो भुजा मतलब ये 5 × 5 और 5 × 5 करें कितना हो जाता है 25 और मीटर रहेगा ना तो 2 बार मीटर को गुना किए जैसे 5 यहाँ ए और यहाँ भी मीटर रहेगा मीटर और मीटर क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 जगह ऑप्शन में 25 दिया हुआ है लेकिन हम लोग समझे ना कि यहाँ पे मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और मीटर का स्क्वायर किस में दिया है तो मीटर का स्क्वायर देखिए ये वर्ग मीटर जो होता है ना मीटर को ही वर्ग बोलते हैं तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। -7 का पावर 3 का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए जब भी -7 का पावर 3 होगा ना जितना पावर होता है उतना बार लिख के गुना करेंगे तो -7 को फिर से -7 से गुना करेंगे और फिर से -7 से गुना करेंगे। अगर 7 को 3 से गुना करते हैं ना 7 7 49 49 को 7 से गुना करेंगे तो 343 हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात रहा कि साइन क्या चीज़ क्या आएगा तो देखिए माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। जब भी साइन माइनस का विषम संख्या के रूप में रहेगा जैसे 1 2 3 3 कैसे संख्या विषम संख्या तो माइनस का साइन आएगा। लेकिन अगर माइनस का जो साइन होगा ना वो सम संख्या के रूप में रहेगा तो माइनस का साइन नहीं आएगा। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका घनमूल क्या होगा? देखिए घनमूल किसको बोलते हैं? घन क्या होता है? किसी संख्या को 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। जैसे 5 का घन, 5 का घन मतलब क्या होता है 5 × 5 × 5 इसको घन बोलते हैं। और घनमूल क्या होता है? तो घनमूल क्या होता है देखिए ये घनमूल हो गया। इसके संख्या में अगर कोई भी संख्या है ना तो 3 संख्या एक ही जैसा रहेगा तो एक बाहर निकलता है। वर्ग को क्या बोलते हैं? वर्गमूल क्या होता है? 2 सेम रहने पर एक निकलता है लेकिन घनमूल में 3 सेम रहने पर एक निकलता है। अगर इसका हम घनमूल निकालेंगे घनमूल तो क्या निकलेगा देखिए यहाँ पे घनमूल निकालेंगे तो 3 2 है तो 1 2 निकलेगा। फिर 3 3 है तो 1 3 भी निकलेगा। और उसके बाद आगे देखिए 4 भी 3 बार है तो 1 4 निकलेगा। 4 तिया 12 12 दूनी 24 तो क्या हो जाएगा 24 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक पूर्णांक ए की पावर यम के लिए यम कहलाता है। देखिए जो यम ये यम है ना इसको क्या बोलते हैं हम लोग पावर बोलते हैं। यहाँ पे लेकिन पावर तो दिया नहीं है। इसी को और क्या बोलते हैं तो एक्सपोनेंट बोलते हैं या घातांक आप बोल सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं घातांक। लेकिन अगर पूछता कि ये क्या है ये तो ये क्या है आधार इसको बेस बोलते हैं। बेस के पावर में घात या घातांक होता है। तो यम क्या है घातांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है। गुणन व्युत्क्रम गुणन मतलब गुना और व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो 2/3 का उल्टा क्या होता है 3/2 होता है। तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 10 नंबर पे। देखिए 50 क्वेश्चन इसमें है और वही 50 क्वेश्चन है जिस तरह के यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है वही उसी तरह से क्वेश्चन जो है ना आप लोग का फाइनल एग्जाम में भी आएगा। तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको आप जरूर पूरा एक बार देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप 50 में टोटल कितना क्वेश्चन अभी बना पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें दिखेगा कि आप कितना बना पा रहे हैं। नेक्स्ट हम मॉडल सेट का 2024 का डालने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जैसे डालें वैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है ए के पावर यम इंटू बी के पावर यम किसके बराबर है? तो देखिए यहाँ पे एक रूल होता है जिसमें पावर जो सेम होता है ना वो पावर को ऐसे लिखते हैं और नीचे जो रहता है उसको ऐसे लिखते हैं ये इंटू बी। ये होता है फॉर्मूला। लेकिन अगर जिसको फॉर्मूला नहीं याद है वो भी बना सकता है। कैसे बना सकता है वो? लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है आप लोग को। ए इंटू बी का पावर यम कहीं दिख रहा है नहीं। यहाँ ए प्लस बी है यहाँ ए प्लस बी है यहाँ ए बी है यहाँ ए बी है। तो देखिए गुना को हम छिपा सकते हैं। गुना को हम ऐसे नहीं लिख सकते ए बी का पावर यम। तो कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है 4a + b3 = 55। तो ए और बी का मान क्रमशः होगा। देखिए यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिए हैं ना ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है जो इसका आंसर होगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो है ना चारों ऑप्शन नहीं दिया है जो आंसर होगा इसीलिए क्वेश्चन को हम गलत मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन वो नहीं दिया है जो इसका आंसर होगा। अगर मान के चलिए ऑप्शन ऐसा देता जिसको यहाँ पे रखने के बाद RHS आ जाता। LHS में जैसे ए का वैल्यू 2 दिया है तो भी यहाँ 4 × 2 करते प्लस बी का वैल्यू
यहाँ पे 3 दिया है तो 3 इंटू 3 दिए किए तो कितना 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 8 कितना होता है 17। लेकिन यहाँ कितना लाना है 55 लाना है, कोई भी ऑप्शन से नहीं आता है, तो ये ऑप्शन गलती है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आंसर होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 3 4 यक्स संख्या 6 से विभाज्य है तो यक्स का मान क्या होगा। देखिए 6 से कट रहा है तो सबसे पहले 6 से हम काट के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 से तय यहाँ पे क्या है 2 3 4 यक्स, 6 से अगर काटे तो 6 3 18, 18 कट गया तो कितना बचा 2 20 और 3 23, 5 बच गया। और यहाँ पे कितना है 4 है तो 18 का पहाड़ा में इस 6 का पहाड़ा में 54 कटता है, हाँ कट जाता है 6 9 54 पूरा पूरी कट गया। अब यहाँ पे क्या हम रख सकते हैं, ये तो पूरा पूरी 6 से कट ही गया है ना, यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं तो यहाँ पे 6 रख सकते हैं ताकि फिर ये 6 से 6 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। 4/7 एक्स स्क्वायर में संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक मतलब गुणा के रूप में, और संख्यात्मक मतलब जो संख्या है, तो देखिए ये संख्या है 1 2 3 4 वाला और ये गुणा के रूप में है कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है, तो संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ए प्लस बी और ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए ए प्लस बी और ए प्लस बी यहाँ पे एक तरह से जो है ना आप लोग समझ सकते हैं, यक्स इंटू यक्स, यक्स इंटू यक्स को हम क्या लिख सकते हैं यक्स का पावर 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से ए प्लस बी और ए प्लस बी को इंटू करेंगे ना तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ए प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी को होल स्क्वायर दिया है, इसको तोड़ के देखेंगे क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। ए के पास क्या है, ए के पास हम लोग का ये है तो ए के पास ये ही रखेंगे प्लस 2ab, 2 का 2 रखेंगे, ए के पास क्या है ए के पास ये है तो ये रखेंगे, और बी के पास देखिए बी के पास क्या है बी के पास 2 है तो फिर से 2 रखेंगे प्लस बी का स्क्वायर, बी के पास 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। ए का स्क्वायर हो गया प्लस 2 दूना 4, 4 ये हो गया प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो ये कौन सा ऑप्शन में है ए का स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 16 क्या बोला है 5 a² b का सार गुणनखंड है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं तो क्या लिखाएगा 5 a² है तो हम a इंटू ये लिख सकते हैं और b है तो हम b लिख सकते हैं, तो इसको ये कहाँ पे लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला ये है, लेकिन फार्मूला अगर किसी को नहीं याद है तब वो कैसे बना सकता है, देखिए उसके लिए एक तरीका है। यहाँ पे गुना करना होगा, यहाँ पे देखिए गुना कैसे होगा, ये एक्स है ना, इसको एक्स को हम फिक्स कर देते हैं और इसके आगे ये जो है ना इसके सामने रख देते हैं प्लस बी, और फिर से क्या है ये है तो ये को हम फिक्स कर देते हैं, लेकिन ये के पहले प्लस का साइन है तो प्लस देंगे और इसके सामने रख देंगे ए एक्स प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ गुना करना, पहले यक्स से इसमें गुना किए फिर ये से गुना करेंगे, यक्स को यक्स से गुना करेंगे क्या हो जाएगा यक्स का पावर 2 हो जाएगा, प्लस यक्स को बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स बी हो जाएगा, प्लस ए को यक्स से करेंगे क्या हो जाएगा ए एक्स हो जाएगा, प्लस ए को बी से करेंगे क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों में अगर देखिएगा ना तो यक्स यक्स क्या है कॉमन है, यक्स यक्स क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे अगर कॉमन निकालना चाहते तो क्या है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस ये दोनों से अगर यक्स कॉमन निकालेंगे, यहाँ से यक्स निकाले तो क्या बचा बी, और यहाँ से एक्स निकालेंगे तो क्या बचेगा ये, मतलब ये और ये प्लस है प्लस बी, जैसे बी है यहाँ पे ये है बी प्लस ये या ए प्लस बी एक ही हो गया, यक्स कॉमन निकाल दिए तो यक्स को बाहर निकाल दिए प्लस ये बी है तो ये बी लिख दिए, और ये कौन सा ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये फार्मूला भी है, अगर नहीं आता है तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे हो सकते हैं, तो एक रैखिक समीकरण ले लेते हैं जैसे 2x+3 बराबर 0। अब ये रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं तो जिसमें चर का पावर 1 हो, इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो इसका कितना हल हो सकता है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो एक वैल्यू निकलेगा x का
एक्स का जितना पावर होता है ना उतना वैल्यू निकलता है, बराबर -3 हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू को उधर किए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा -3/2। तो कितना हल निकला 1। तो एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, 1 हल होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 5x+7 बराबर 2x+8 समीकरण का हल क्या होगा। देखिए हल निकालना है तो 5x+7 बराबर 2x+8। जब भी हल निकालना है ना तो x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू तभी निकलेगा जब x वाला को सिंगल करेंगे। तो यहाँ पे 5x है, इधर 2x लो, 5x - 2x, क्योंकि उधर प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया। 8 है, इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। 5 में 2 करेंगे तो 3x बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 7 करेंगे तो 1 बचेगा। ये x का वैल्यू निकालना है तो ये 3 को यहाँ से हटाना होगा, 3x के बीच में गुना का चिन्ह इधर भाग में आ जाएगा, तो 1/3। x का वैल्यू क्या हो गया 1/3। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 50 आमों के समूह में 40% आम पके हैं, तो पके हुए आमों की संख्या बताओ। 50 आम है, 50 का मतलब क्या होता है, गुना होता है। 40%, कितना प्रतिशत, 40%, क्योंकि 40% आम क्या है, पका है। तो बोला है पका आम का संख्या, तो यहाँ पे 40% क्या है, पका है। तो यहाँ पे ख्याल रखिएगा जब भी प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भागा देंगे, और प्रतिशत लाते हैं तो 100 से गुना करेंगे। यहाँ पे संख्या पूछा, आमों की संख्या, तो प्रतिशत हटाना होगा। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भागा देते हैं। ख्याल रखिएगा प्रतिशत को अगर लाना है तो 100 से गुना करेंगे, और प्रतिशत को हटाना है तो 100 से क्या करेंगे, भागा करेंगे। 100 से भागा दे दिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 कितना हो गया 20। तब पके हुए आमों की संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बट्टा प्रतिशत वस्तु के किस पर प्रकलित किया जाता है, प्रकलित किया जाता है मतलब किस पे निकाला जाता है, बट्टा किस पे निकाला जाता है, बट्टा किस पे मिलता है। जैसे मान के चलिए हम शर्ट लेने के लिए गए, और शर्ट का दाम जो है ना 100 रुपये लिखा हुआ है, और बोला कि नहीं हम 20% लेस करते हैं, 80 रुपये में देंगे। तो यहाँ पे जो 20% जो बटा मिला ना वो किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पे मिलता है कि विक्रय मूल्य पे मिलता है, किस पे मिलता है। लेकिन ये ना किराए पे मिलता है ना विक्रय पे मिलता है, मिलता किस पे है, अंकित मूल्य पे मिलता है, जिसको बोलते हैं जो मार्क प्राइस होता है, जो उस कपड़ा टी शर्ट के कवर में जो लिखता है ना, लिखावट होता है, वो जो लिखा होता है उसमें 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। 20% डिस्काउंट करके 80 दिया, हो सकता है कि 40 रुपये में खरीदा हो। तो कभी भी ख्याल रखिएगा कि बट्टा जो दिया जाता है ना किस पे दिया जाता है, तो अंकित मूल्य पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। x/y बराबर के, इसमें के को क्या कहते हैं, तो देखिए के जो होता है ना कांस्टेंट होता है। के को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोला जाता है, स्थिरांक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23। 23 क्वेश्चन क्या बोला गया है, यक्स और वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात में है, तो क्या हो सकता है, यक्स और वाई प्रतिलोम। जैसे यक्स और वाई प्रतिलोम, ये दोनों उल्टा के रिलेशन में, तो क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए अगर ये उल्टा रहता ना तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स वाई बराबर कुछ नहीं तो के यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात में है, और अनुपात को कांस्टेंट यहाँ पे ये लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये चीज़ कहाँ, एक्स वाई बराबर के, ये चीज़ कहाँ दिख रहा है, आप लोग को ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किसी चतुर्भुज के 3 कोण में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है, तो चौथा कोण क्या होगा। देखिए चारों कोणों का योग 360 होता है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। 9 18 27 270 हो गया। तो 360 में 270 घटाएंगे कितना बचेगा, 90। तो अगला कोण भी कितना का होगा, 90 कोण का। निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं, तो देखिए दो चतुर्भुज ऐसा है ना जिसका विकर्ण बराबर होते हैं। एक तो आप लोग जानते हैं वर्ग, और दूसरा आयत, है कि नहीं। विकर्ण ये दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। बाकी बात दूसरा जो कोई चतुर्भुज होता है ना उसमें विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आयत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तुम लोग 26 देखो। किसी षटभुज में कोणों का योग क्या होगा। देखिए कोणों का जो योग होगा ना इसका एक फॉर्मूला है। हो सकता है कि हम इसमें षटभुज का कोणों का योग बता दें कि 720 होगा, लेकिन हो सकता है कि अठभुज पूछ दे।
पंचभुज पूछ दे, है कि नहीं? तो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, n-2 इंटू 180। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। n मतलब भुजा की संख्या, भुजा कितना है, षटभुज है मतलब 6, 6 - 2 गुना 180, और 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है। 4 को 180 से गुना करेंगे, मतलब 18 से गुना करेंगे, 18 से कितना होता है, 72, और एक जीरो से जीरो लग गया, मतलब 720 होता है। तो कौन सा ऑप्शन में 720 आप लोग को दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्न में से किस से एक बहुफली या बहुफलकी नहीं बनेगा। तो ये तीन चतुर्भुज जो है ना, तीन त्रिभुज, इससे बहुफलकी नहीं बनेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फलक नहीं बनेगा, एक साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि तीन ही त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। तो देखिए यह गोला जो है ना, एकरा में शीर्ष नहीं होता है, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, ये नहीं होता है, बाकी बस सबका होता है, बस गोला का ये शीर्ष नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि गोला पूरा गोल होता है ना, इसमें शीर्ष कहाँ से आएगा, आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखिए वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, अगर ये 25 दिया तो 25 25 25 25, परिमाप मतलब चारों भुजा का योगफल, और चारों भुजा जोड़ेंगे तो 100 होता है कि नहीं होता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो इस तरह से भी बना सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 ये होता है, ये जगह 25 दिया तो 25 जगह कितना होता है, 100, और यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा, क्या कि यहाँ पे देखिए 100 भी दिया है, 100 भी दिया है, सेंटीमीटर में एक वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम भुजा की लंबाई को नापते हैं, और लंबाई कभी भी नापा जाता है ना तो वर्ग मीटर में नहीं होता है, जैसे रोड का हम दूरी नापते हैं ना, तो कभी भी ये नहीं बोलते 1 वर्ग किलोमीटर है, वो बोलते 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर का सेंटीमीटर रहेगा, क्षेत्रफल अगर निकालना रहेगा ना तब वर्ग लगता है, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई को चौड़ाई से गुना करते हैं, गुना में वो स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, वैसा आकृति जिसमें तीन विमाएं होती है, तीन विमा वाला त्रिविमीय कहलाती है, दो विमा वाला द्विविमीय बोलते हैं। जेकर में दो त्रिविमा तो क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीन विमा हो गया तो उसको त्रिविमीय, 3 डायमेंशन फिगर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, यक्ष भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 a का स्क्वायर, ए के पास अगर यक्ष लिखना है तो यक्स स्क्वायर, यल लिखेगी तो यल का स्क्वायर, कोई भी चीज़ यहाँ के कोई भुजा को हम कुछ भी मान सकते हैं, यक्स ये बी कुछ भी मान सकते हैं। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 6 a का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया है, यक्स दिया है, तो क्या हो जाएगा 6 x का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, परिसर, रेंज, रेंज क्या होता है, तो इस डाटा में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, परिसर जब भी निकालते हैं ना, रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट नंबर जो है, क्या है हाईएस्ट, इसमें 15 है, और जो सबसे लोवेस्ट होता है, लोवेस्ट क्या 1 है, ये दोनों को घटा देते हैं, जो आता है वही रेंज कहलाता है। तो कितना आ जाएगा 14। रेंज वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है, और ये क्वेश्चन 33 नंबर में ही देगा आप लोग को फाइनल एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, एक्स एच से 3 इकाई, एक्स एच देखिए पहले ये एक्स एच हो गया, एक्स एच से 3 इकाई, 1 2 3 इकाई, मान के चलिए यहाँ पे हो गया 3 इकाई, और वाई एक्स से 6 इकाई, ये वाई एक्स से 6, जैसे वाई का ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया, ये 6 इकाई, ये दोनों के पास जो मिला, ठीक, तो स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, ये मिला तो देखिए ये कहाँ पे है, ये 6 मिला यहाँ पे, क्योंकि एक्स का वैल्यू ये 3 इकाई लिए तो एक्स का 3 में मिला वाई में, और एक्स में कितना मिला 6 में, एक्स का वैल्यू पहले लिखते हैं, वाई का वैल्यू बाद में, तो ये कहाँ पे गया 6 में, क्योंकि ये 6 इकाई लिए थे ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं कि वाई में 6 तो ऐसे लिएगा 6, है कि नहीं, ऐसे 6 नहीं लिखाएगा। यक्स एच से 3 इकाई, तो यक्स एच ये हो गया, इससे 3 इकाई 1 2 3 ये हो गया ना, यक्स से 3 इकाई, और वाई एक्स से 6 इकाई, तो 1 2 3 4 5 6, वाई एक्स से 6 इकाई, ये हो गया। वाई एक्स से देखिए ये 0 था वाई का, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है कि नहीं, वाई एक्स से 6 इकाई दूर, तो ये दोनों का जो मिलान स्थान होता है ना, ये बिंदु को क्या बोलते हैं, तो देखिए एक्स में कितना मिला 6, और वाई का कितना मिला 3 मिला, तो बिंदु स्थान क्या हो जाएगा 6 3। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे, क्या है 35, वर्गमूल पूछा है,
तो वर्गमूल देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है इसको पॉइंट हटाएंगे और नीचे जीरो देंगे। 4 है तो 4 जीरो आ जाएगा। और 4 जीरो का वर्गमूल हम लोग जानते हैं, जितना जीरो रहता है उसमें जीरो 2 है तो एक वर्ग जीरो निकलता है। तो 4 में कितना 2 जीरो निकलेगा, मतलब नीचे 100 हो गया। और हम लोग समझते हैं ना 81 का कितना होता है 9 होता है। 9 को 100 से भागा देंगे कितना होगा 0 पॉइंट। यहाँ पे 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा ऐसे। तो क्या हो जाएगा 0.09। ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। दो क्रमागत वर्ग संख्या, जैसे मान के चलिए 9 है और 16 है, ये दोनों के बीच 9 और 16 के बीच क्या बोला है कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। देखिए ये दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच पूर्ण संख्या हो सकता है, क्योंकि 10 11 12 13 14 15 ये पूर्ण संख्या है। लेकिन ये दोनों के बीच पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों तो लगातार वर्ग संख्या है ना। अब इसके बीच में कोई वर्ग संख्या नहीं मिलेगा। तो पूछा पूर्ण संख्या पूछा रहा था तो हो सकता था, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है, 2/3 11/15 और 5/12 इसको अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही मतलब क्या होता है घटते क्रम में सजाना है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है ये डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है सो पहले समझिए। हम जो लिख दिया है उसको लिखो। 2/3 दिया है 2/3 लिख दिए। और क्या दिया है 11/15 दी है तो 11/15 लिख देंगे। और क्या दिया है तो 5/12 दी है तो 5/12 देंगे। ये तीनों नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा वो सबको बना देना है। तो अगर एलसीएम निकालते हैं ना तो एलसीएम 60 आएगा। ठीक, देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है, डायरेक्टली अगर निकालना चाहते हैं तो तीनों से जो संख्या कटेगा ना वही उसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे देखिए 15 किसी 15 12 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 15 सबसे बड़ा वाला संख्या लो 15 है। 15 दोनों से कटता है नहीं कटता है, 3 से कटा था 12 से नहीं कटा। 15 दूनी 30, 30 कटता है, 3 से कटता है 15 से कटता है लेकिन 12 से नहीं कटता है। 15 तिया 45, 45 कटता है 12 से नहीं कटता। 15 चौके 60, 60 देखिए तीनों से कट रहा है तो वो एलसीएम हो जाता है। तो 60 बनाना होगा। और ये 60 बनाने के लिए 3 को कितना से गुना करेंगे 60 बन जाएगा, तो 20 से गुना करना होगा। जितना नीचे गुना करेंगे ना उतना ही ऊपर गुना करेंगे। 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसको 60 बनाने के लिए 15 चौके 60, 4 से गुना करना होगा। तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे तो 11 चौके कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसको गुना करने के लिए 12 25 60, 5 से गुना करना, इसको 5 से गुना करके कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ देखना सबसे बड़ा, क्योंकि अवरोही क्रम में सजाना है तो सबसे बड़ा कौन है 44 है। तो 11/15 सबसे बड़ा हो गया, दोनों ऑप्शन में है 11/15। उसके बाद 40, 2/3, 2/3 किस में है इसमें है। सबसे छोटा कौन है 25, तो 5/12 सबसे छोटा हो गया। क्योंकि देखिए सबके नीचे में तो 60 कर दिए ना, 20 दिया 60, 15 चौके 60, 12 पच्चीस 60, नीचे सब बराबर हो गए तो ऊपर में जो सबसे बड़ा वही ना सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/9 प्लस माइनस 8/9 का हल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बनाते हैं 5/9 प्लस माइनस 8/9। यहाँ पे देखिए अगर 9 के एलसीएम लेते तो क्या होता है 9 होता है। 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और 9 के एलसीएम 9 एक बार में, एक को 8 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। बोलो 5 में से 8 घटाएंगे तो -3 बचेगा, -3/9। और -3/9 कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो इसको काटेंगे। 3 को 3 9 3 बार में तो -1 बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ए के पावर ए का वैल्यू कितना दिया -1, बी का वैल्यू 2 दिया तो इसका वैल्यू निकालना है। जहाँ ये है वहाँ -1 रखते हैं, क्योंकि ए का वैल्यू -1 दिया है। और पावर में बी है तो बी का वैल्यू कितना दिया 2 तो यहाँ 2 रखेंगे। प्लस नहीं इंटू है तो इंटू रखेंगे। बी का वैल्यू कितना है 2 है। और ये पावर में दिए तो ए का वैल्यू -1 है। देखिए -1 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो -1 इंटू -1 1 हो जाता है। इंटू किसी का पावर माइनस रहता है तो बट्टा में आ जाता है। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, नीचे 2 है तो 2 होगा, 1/2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जाते हैं। 120 के कोण को कहते हैं। तो ये कौन सा कोण है, ये अधिक कोण है।
90 से छोटा रहेगा तो उसको न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं। पूरा कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरा कोण बोलते हैं। ये कौन सा है? ऑब्टयूज एंगल है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। रामानुज कौन था? ये रामानुज जो था ना, वो एक गणितज्ञ थे, बहुत बड़े मैथ का ज्ञाता थे रामानुज। अगला है ए बी सी के लिए कौन सही है? देखिए ए बी सी, ए को इकाई बोलते हैं, सी को, ये बी को दहाई बोलते हैं, ये को सैकड़ा बोलते हैं। सैकड़ा 100 से गुना होता है कि नहीं होता है? तो इसको अगर हम एक्सपेंडेड रूप में लिखना चाहते हैं ना, तो कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई मतलब 10 से गुना होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे देखिए इकाई सी था तो सी लिखे, दहाई में 10 से गुना होता है तो 10 बी लिखे, सैकड़ा में 100 से गुना होता है 100 ए लिखे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द्विपदी व्यंजक, एकरा में जिसमें दो पद होगा, तो देखिए इसमें एक ही पद है, वन टर्म है, वन टर्म है। इसमें देखो कितना टर्म है? दो टर्म है। तो द्विपदी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। द्विघाती रहता तो घात देखते, लेकिन पदी में पद देखेंगे, प्लस माइनस से पद चेंज होता है। एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 ए का स्क्वायर। ए के पास यल लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 6 यल का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं, क्या बोला गया है? 45। धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक किसको बोलते हैं? तो जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। देखिए रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? तो जो p बट्टा क्यू के रूप में लिखते हैं, और p और q दोनों के पास पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक किसको बोलते हैं? तो मतलब माइनस और प्लस वाला नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है, मतलब जो प्लस वाला है। देखिए यहाँ पे ये माइनस नंबर है तो ऋणात्मक हो गया, ये भी माइनस वाला है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे दो ऑप्शन बचा, ये बचा और ये बचा। देखिए ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस काट सकते हैं ना। तो ये भी धनात्मक पूर्णांक है और ये भी धनात्मक पूर्णांक है। अगर इस तरह से ऑप्शन दे दे जिकरा में दो दो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सी और डी दोनों, तो किसी एक ही को छांटना होगा। और यहाँ पे जो पूरा पूरी धनात्मक दिखाया ना, उसी को हम लोग टिक लगाएंगे। यानी था ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग को दोनों में एक चुनना था, इसीलिए हम लोग इसको चुने। अगर दोनों ऑप्शन रहता तो दोनों मारते। अगला है घनमूल। देखिए घनमूल निकालने का एक शॉर्ट तरीका आप लोग को बताते हैं, और ये शॉर्ट तरीका अगर याद रखते हैं ना, तो जिसका भी घनमूल पूछेगा ना, आप इजीली 1 सेकेंड में बना सकते हैं। हाँ, समझाने के लिए अभी हम टाइम लग सकता है, लेकिन अगर एक बार अगर अच्छा से समझ जाते हैं ना, तो आपको दूसरा अगर कोई अलग नंबर देना, तो उसका घनमूल आप तुरंत निकाल सकते हैं। ऐसे स्कूल में आप सीखे होंगे कि ऐसे घनमूल होता है, ऐसे लिखते हैं, है कि नहीं? और इसको ऐसे निकालते हैं। लेकिन हम लोग इजी वाला रूल सीखेंगे। देखिए घन, यहाँ पे सबसे पहले समझिए घन, वन का घन कितना होता है? वन। टू का कितना होता है? टू का घन होता है, मतलब टू का घन मतलब दो को 3 बार गुना, 8। तीन का, तीन का होता है 27। चार का, चार का घन कितना होता है? 64। पाँच का घन कितना होता है? पाँच का घन होता है 125। छः का घन कितना होता है? छः का घन होता है 216। सात का घन कितना होता है? 343। आठ का घन कितना होता है? 512। कितना होता है? 512। नौ का घन कितना होता है? 729। 729। और 10 का घन कितना होता है? 10 का घन होता है 1000। ये था। अब हम लोग को समझना है ना, सबसे पहले क्या करना होगा सो देखिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले घन में याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए इसको हम घन निकालते हैं, तो इसको 3 अंक देखना है, लास्ट से 3 अंक, और ऐसे लाइन दे देना है। ये 3 अंक में देखिए शुरू वाला जो अंक है ना, क्या है? 8 है। और यहाँ पे देखना है किसका ऐसा घन है ना जिसका 8 होता है। वन के घन में इकाई स्थान क्या होता है? 1 होता है। तो 8 किस में आ रहा है? देखिए खाली 2 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी बात 8 कहीं है? देखिए एक 8 ये हो गया, दूसरा और कहीं तुम लोग को 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखना है कि 8 किसका होता है। तो ये 8 जो है ना, केवल किसका होता है? 2 का। तो ये 3 डिजिट से छटा गया हम लोग का 2। कितना छटा गया? 2। अब अगला डिजिट जो छटना है ना, इधर वाला से जो बच गया, ये 2 डिजिट, ये 32 है। देखिए 32 इसके बीच में है, 1, 8, 27, 64। तो 27 और 64 के बीच में है कि नहीं है?
27 और 64 के बीच में। तो ये दोनों में जो छोटा है 27 की 64, तो यहाँ पे 27 किसका है 3 का है, 64 किसका है 4 का है। तो 3 छोटा है 4 छोटा है 3 छोटा है, तो ये इधर से 3 उठ जाएगा। मतलब इधर वाला से एक डिजिट हटाएगा राइट वाला, और इधर वाला से लेफ्ट वाला। तो 64 और 27 में 27 छोटा है, 27 में क्या है 3 है। देखिए 8 वाला में 2 था तो 2 लिखिए, और इधर 27 छोटा है तो 27 में 3 है, तो इधर 3 हो जाएगा। तो ये तो 32 हो गया, लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी है। तो देखिए यहाँ पे कितना है 1000 है, और 1000 का घनमूल हम लोग सब जानते हैं कि 10 होता है। अगर उसको भी निकालना चाहते हैं, देखिए 1000 है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आएगा ना, तो 1000 का घनमूल निकालेंगे। जीरो किस में आता है, तो जीरो वाला में होता है। तो ये 3 डिजिट छाट लेंगे, ठीक। अब क्या बचा इधर, ये एक, और ये किससे किसके बीच में आता है, 1 और 8 के बीच में आता है। छोटा कौन है 1 है, तो ये 10 का हुआ कि नहीं हुआ, 10 का हुआ तो 32 को 10 से भागा देंगे। जितना जीरो उतना अंक के बाद दशमलव, एक अंक तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, क्या जाएगा 3.2, क्या हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 11/25 को भागा देके तो -11/25 आएगा। देखिए जो है वही है, केवल यहाँ पे साइन का अंतर है। तो ऐसा कभी रहे ना जिसमें जो है इधर राइट इक्वल टू के बाद वही नंबर है, केवल माइनस का चिन्ह बदले। तो यहाँ पे जो भागा किया जाएगा ना वो -1 से, क्योंकि 1 से भागा, देखिए यहाँ 11/25 है, ठीक। यहाँ गुना भागा को गुना में बदलते हैं, अगर ये एक रहेगा तो 1/1, ये माइनस रहेगा तो -1/1, कुछ भी रहेगा। अगर यहाँ पे गुना में बदलेगा तो 1 अगर रखते हैं तो 1 हो जाएगा। तो इसको देखिए गुना करेंगे तो 11 एकम 11, और ये 25, 11/25 ही आ रहा है, लेकिन हमको -11/25 लाना है। तो क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या भराएगा -1, और ऑप्शन देखते हैं -1 कहाँ है। तो देखिए -1 तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन क्या दिया, रॉन्ग दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होगा, और यहाँ पे वो 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 1 हो जाएगा पॉइंट के बदले, यहाँ 2 अंक तो 2 जीरो है। 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 से भागा देंगे 1 जीरो, तो 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे 0.5। क्वेश्चन कौन सा है, सी। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला है 49 नंबर क्वेश्चन, कि यहाँ पे समझते हैं 2 के पावर x+3, 2 का पावर क्या है x+3 बराबर 2। देखिए यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब होता है जितना ये है ना उतना ही ये है, ठीक। तो यहाँ पे x का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो ये नीचे बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका पावर क्या है x+3, और इसका पावर क्या है 1, तो x+3 बराबर 1 हो जाएगा। और x का वैल्यू निकालेंगे तो 1, और ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, 1 में से -3 घटाएंगे तो -2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 3D आकृति का उदाहरण है। 3D मतलब 3 डायमेंशन होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पे वर्ग त्रिभुज आयत, इस सब में केवल लंबाई चौड़ाई 2 चीज़ होता है, इसको 2D बोलते हैं। और ये गोला जो है ना ये 3D बोलते हैं। 3D के लिए याद रखना कि 3D जब भी फिगर रहता है ना उसके उसका निकलता आयतन भी निकलता है, लेकिन जो 2D फिगर होता है उसका आयतन नहीं निकाला जाता है। तो ये था क्लास 8 का एक मॉडल सेट। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।